25 मई 2025, वो तारीख जिसके लिए आप में से कई लोगों ने सिर्फ एक साल नहीं, अपनी जिंदगी के कई कीमती साल तपस्या की है। अपने रिश्तेदारों की शादियों से लेकर दोस्तों की बर्थडे पार्टी, हर चीज आपने छोड़ दी ताकि आप इस एक एग्जाम को क्रैक कर सके। वो एग्जाम जहां पर बैठ करके आप स्याही से केवल OMR शीट के गोले काले नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपनी किस्मत लिख रहे होंगे। वो परीक्षा जिसको क्रैक कर लेने से सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन एक बात सुनिए, इन तीनों वाक्यों में मैंने एक शब्द बोला है, परीक्षा। ये आपके जीवन का एक हिस्सा है, आपका पूरा जीवन नहीं, ये केवल एक परीक्षा है। वैसी परीक्षा जैसे आपने 10वीं में भी दी थी, 12वीं में भी दी थी और ग्रेजुएशन में भी दी है। तो फिर इस परीक्षा से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। पहले उन अभ्यर्थियों से मैं एक बार फिर से बात कर लेती हूं जो अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि ये वाला अटेम्प्ट देना भी है या नहीं। भाई, आपको मैं कई बार बता चुकी हूं कि फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है तो मैं जानती हूं कि यूपीएससी के फॉर्म की फीस लड़कियों के लिए थी नहीं, और लड़कों में भी जनरल कैटेगरी के लिए जिनकी थी फीस काफी कम थी, आपने फॉर्म भर दिया है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार पेपर देने नहीं जाते, यार मत जाओ। अगर तुमने कोई तैयारी नहीं की है, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए, तुम्हारे 200 में से 50 नंबर भी नहीं आते, प्लीज मत जाओ। लेकिन वो लोग जिन्होंने वास्तव में यूपीएससी की तैयारी ढंग से की है, वो लोग जिन्होंने वास्तव में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आपके मॉक टेस्ट में कम से कम 70, 80, 90 नंबर भी आ रहे हैं, और आप कंफ्यूजन में हैं कि अटेम्प्ट आपको देना है या नहीं, फॉर्म फिल करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ है। तो अब ये निर्भर करता है आपकी एज पे। अगर कोई 21 साल का व्यक्ति है और उसकी कैटेगरी जनरल है, उसके पास 6 अटेम्प्ट हैं और वो कंफ्यूज है कि उसे 6 में से एक अटेम्प्ट बर्बाद करना चाहिए या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये अटेम्प्ट आबाद होगा या बर्बाद होगा, ये निर्भर करता है आपकी तैयारी पे। अगर आपके 100 में से 70 नंबर भी आते हैं और आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं, आप 21-22 साल के, आप दे दीजिए। तो आपको ये अटेम्प्ट देना है या नहीं, ये निर्भर करता है कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं। जैसे कि अगर आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और आप 21, 22, 23, 24 साल के हैं, आप दीजिए ना, आप आराम से अटेम्प्ट दे सकते हैं, हर साल दो, लास्ट आपकी जब एज आ जाए तब तक दो। लेकिन आपके पास अगर सिर्फ कुछ चुनिंदा अटेम्प्ट बचे हुए हैं, और ये जो आपके चुनिंदा अटेम्प्ट हैं इनमें आपको दिख रहा है कि यार सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है, ऐसे 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं, तब आप फूक फूक के कदम रखिए। ठीक है, चलिए अब अगली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, सही या गलत होते हैं उसके परिणाम। तो वैसे ही अब आपको ये देखना है कि जो फैसला आप ले चुके हैं कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रीलिम्स नहीं देना इस साल, तो अगले साल की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया है कि आपको 25 मई का पेपर देना है, तो फिर आगे की ये वीडियो देखिए। अगर आप नहीं देने वाले हैं तो फिर आगे की वीडियो स्किप कर दो। यहाँ पे अगर आप ये पेपर दे रहे हैं तो याद रखिए कि अब ये सारी चीजें सोचने का कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन कौन सी स्पीशीज नहीं पढ़ी, आपने कौन कौन सी प्लेसेस से न्यूज छोड़ दी, आपके दोस्त ने आपसे कितना ज्यादा पढ़ा है, ये चीज हर व्यक्ति के दिमाग में घूम रही है। पर जो आप कर सकते थे आपने किया है, जो संभव था आपके लिए वो सब आप कर चुके हैं। तो अब आपको सिर्फ पेपर देने पे ध्यान देना है। जो पढ़ा वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो छोड़ दो, उसको भूल जाओ। ठीक है, सो अब पछताने का समय नहीं है ये, अब ये समय है रणभूमि में उतरकर युद्ध करने का। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कि सुबह के टाइम आपका जीएस वाला पेपर होने वाला है और दोपहर में आपका सीसेट होने वाला है। आपका पेपर 1 कैसा भी जाए, बहुत अच्छा जाए, बहुत बुरा जाए, उसका असर पेपर 2 पे नेगेटिवली नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैडम मेरा तो पेपर 1 इतना बुरा गया था कि मैं समझ गई थी कि इस बार तो क्रैक नहीं होना है, तो मैंने सीसेट दिया ही नहीं। अरे अब जब तुमने पेपर 1 दे दिया, अटेम्प्ट काउंट करवा ही लिया है, तो सीसेट भी तुम्हें देना है। पेपर 1 देने के बाद जस्ट रिलैक्स। अगर कुछ देखना है तो एक बार जल्दी से सीसेट के फॉर्मूला वहां पे अपने नोट से उठा के देख सकते हो। बाकी एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 के बाद जिन लोगों को सीसेट देना है उनको नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है कि तुमने कितने सही किए, कितने गलत किए, वो शाम को करेंगे, आराम से करना।
जैसे ही आपका पेपर 1 हुआ है, आप रिलैक्स रहिए, आप पूरी तरीके से शांत बैठिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए कि जो हो गया सो हो गया, अभी आधा युद्ध बाकी है, सीसेट मजाक नहीं है। सीसेट के लिए शांत रहिए। अगली चीज, आप सभी के मन में एक प्रश्न है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो पूरे 100 प्रश्न तो कोई हल कर भी नहीं सकता, हाँ सिवाय उनके जो क्वेश्चन पेपर साइड में रख दें और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ओएमआर में पता लगे 150 गोले भर के आ रहे हैं, 100 प्रश्न थे। सो आपको ये करना है कि आप कितने प्रश्न सॉल्व करेंगे, ये आप पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा ये मुझे और आपको सबको 25 मई को ही पता चलने वाला है। हाँ, एक बात है कि एक्यूरेसी हमेशा मायने रखेगी। कई बार 80 प्रश्न हल करने वालों का भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता है, और कई बार किसी बच्चे ने केवल 60 प्रश्न सॉल्व किए थे पर उनमें से एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, आप यह सोच लीजिए कि वो किसी से नहीं बन रहा है, और आपको क्या करना है, आपको वहां पर उतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जो आप पहले राउंड में आपने पढ़ा, आपको कॉन्फिडेंट है, आपने उसका गोला भर दिया, आपने ओएमआर शीट में बबल फिल कर दिया। सेकेंड राउंड में आपको जिनमें थोड़ा सा लॉजिकली जाना था या फिर आपको 2 में कंफ्यूजन था, उनके गोले भरे हैं। आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके तुक्का नहीं मारेंगे, एक्यूरेसी मायने रखती है, ठीक है। इसके अलावा जब आप ओएमआर शीट में अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तब तो पूरे होशो हवाश में करना। इसके अलावा जब आप ओएमआर शीट में आंसर्स फिल कर रहे होंगे ना, जैसे कि आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको अगर ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो मान लो 60 से 80 के बीच में कुछ प्रश्न ज्योग्राफी के ज्यादा है, तो आपने पहले वो हल कर लिए। आपको पहले पॉलिटी करना था, आपने वहां वाला क्वेश्चन हल कर लिया। तो ये मत करना कि 67 का सी फिल करना था, आपने सी की जगह बी फिल कर दिया। 68 का बी करना था, उसकी जगह सी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप वो 2 प्रश्न जो अच्छे से सही कर सकते थे उनको गलत कर दोगे। तो ये गलती कई बार अभ्यर्थियों से होती है जो आपसे नहीं होनी चाहिए। स्पेशली अगर पहली बार ओएमआर शीट वाला पेपर देने जा रहे हो, मत करना ये गलती। इसलिए मैं कहती हूं कि ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस किया करो। इसके अलावा जब आप लोग सेंटर पर पहुंचेंगे तो आप लोग प्लीज समय से पहुंच जाना यार। 1 घंटा पहले पहुंच गए कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाना वहां पे आराम से, बैठ के पानी पीना। लेकिन ये मत करना कि हाँ गूगल पे रास्ते में दिख रहा है कि 10 मिनट लगने वाले हैं या 1 घंटा लगने वाला है, उसी हिसाब से घर से निकल रहे हैं। आपको बफर टाइम लेके निकलना है। कई बार 2 सेंटर्स के नाम एक जैसे होते हैं, ये भी कन्या विद्यालय, ये भी कन्या विद्यालय, तो कंफर्म कर लेना कि तुम्हारा सेंटर कौन सा है। और इसीलिए पहले पहुंचना, कि पता लगे किसी गलत सेंटर पे पहुंच गए तो उतना समय तो हो कि सही वाले पे पहुंच जाए। हम हमेशा देखते हैं रील्स बनती हैं, वायरल होती हैं कि 5 मिनट लेट होने पे अंदर नहीं जाने दिया। पता लगे यार तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट हो या पहला अटेम्प्ट हो, तो आपको कोई भी अटेम्प्ट हो, आपको सेंटर पे समय से पहुंचना है। इसके अलावा क्या क्या लेकर जाना है, स्मार्ट वॉच पहन के मत जाना, आप कोई भी सामान्य कलाई घड़ी पहन के जा सकते हो। आप ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसकी 1 कॉपी तो घर पे रख के जाओगे, आपको पता है रिजल्ट तक काम आने वाली है, और 2 कॉपी अपने साथ लेके जाओगे। वहां पे 1 ही लगने वाली है, पर मुझे अपने कुछ अभ्यर्थियों पे भरोसा है, वो पानी पीते पीते एडमिट कार्ड पता लगे रास्ते में गीला कर लिया या फिर गुम गया, तो 2 एडमिट कार्ड आप अपने साथ रखोगे, 2 कॉपी, और 1 घर पे रख के जाओगे। पासपोर्ट साइज फोटो वैसे पूछते नहीं है, पर मैं अपने हर अभ्यर्थी को यह सलाह देती हूँ कि अगर घर पे तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज फोटो है तो 2 रख के ले जाओ। आपको ये जो ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर पेन लेकर के जाना है, ये 2 या 3 रख लेना। ऐसा मत करना कि 1 ही पेन लेके जा रहे हैं, वो भी गिर गया, खराब हो गया, वहां पे मांगते फिर रहे हैं, ठीक है। इतनी कंजूसी ना दिखाइयो, तुमने 600-700 की किताबें पढ़ ली है, तो ये 10-10 रुपए वाले पेनों में कंजूसी मत दिखाना, ठीक है। सो मैं आपसे यही कहूंगी, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने ये जो शिद्दत से तैयारी की है ना, आपकी इस तैयारी पे मुझे गर्व है। सब एग्जाम में जो भी होने वाला है उससे हम 25 मई को निपट लेंगे। थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा डर सामान्य है, पर बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करो।
23 और 24 तारीख को जम के सो। 24 तारीख को अगर आपको शाम को ही निकलना है सेंटर के लिए, दिन में सो लेना। अब नींद भरपूर लो, ये समय नींद लेने का है 23-24 तारीख का। अब ये यूपीएससी का सिलेबस है, वो कॉलेज का ग्रेजुएशन वाला नहीं कि एक रात पहले पढ़ते थे, नहीं। यहाँ पे तो आपको पेपर के एक दिन पहले सोना है, अपने शरीर को आराम देना है, जिससे आपने 1-1.5 साल पहले जो कुछ पढ़ा है वो आपके दिमाग में आए और आप जल्दी जल्दी अच्छे से आंसर स्टिक कर सको। एग्जामिनेशन हॉल में भी पैनिक मत करना। एक भी प्रश्न नहीं बन रहा है, बनेगा, कोई तो होगा, एक आध तो प्रश्न होगा जो बनेगा। जो सब्जेक्ट पसंद है वहां से शुरू कर लेना। अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के भी प्रश्न नहीं बने, डरना मत, क्या पता जो पसंद नहीं है उसके प्रश्न बन जाए, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स है ये 19 मई से शुरू हो चुका है। रोज 1 बजे इसकी क्लासेस चल रही हैं। 3-4 क्लासेस हो गई हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और फिर लाइव जुड़ सकते हैं। आज आपके पास आखिरी मौका है, आप इस ऑफर में जुड़ करके अपूर्वा 23 कोड लगा करके 60% ऑफ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये 1 रुपए की फीस, एक जिसको कहते हैं ना नाम मात्र का ये शगुन दे करके आप उस बैच को भी देख सकते हैं जो बैच हम लोगों ने स्पेशली प्रीलिम्स के लिए लेकर के आए थे। हिंदी मीडियम का बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है, जिसमें अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, फिर उसमें फिजिकल, वर्ल्ड मैपिंग, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट सब शुरू करूंगी। सो आप लोगों को अगर अनअकैडमी पे आना है तो जो डिस्काउंट कोड आप उपयोग करेंगे वो कौन सा होगा? इट्स अपूर्वा 23, APOORVA 23, याद रखिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो मेरे भरोसे पे भरोसा कर लो। एक बार फिर से ऑल दी वेरी बेस्ट।